उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन, और जालौन का ही एक गांव है, और उस गांव के अंदर कथावाचक चल रही थी। जो भागवत कथावाचक चल रही थी उसका जो साउंड था वह दूर दूर तक जा रहा था। और जब इसी बीच साउंड दूर दूर तक जा रहा था तो एक बाबा होता है जो बाबा पाठक भी कहा जाता है उसे, वह बाबा पाठक भी कहते हैं कि वो वहां से गुजर रहा था। फिर वह भी उस साउंड को सुनकर और जहां वह भागवत कथा हो रही थी वहां पर पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो भागवत कथा चल रही थी उसे वह बड़े ही शांति से इत्मीनान से सुनने लग जाता है। और फिर वह थोड़ी देर के बाद सुनकर वहां से चला जाता है। और फिर एक दिन वह फिर से उसी साउंड को सुनता है और वह देखता है कि यह साउंड तो देखा सा पहचाना सा लगता है। और फिर से वह वहां से जाता है और वहां पर जाकर वह कथा को पूरी दिल और मन्नत के साथ उस कथा को सुनता है। यह भागवत कथा को सुनने के उसको बड़ा ही शौक था और सुनने के बाद वह वहां से चला जाता है। और फिर तीसरी बार उसी कथावाचक से उस बाबा पाठक की वो होता है पहचान होती है। तो वह जो बाबा पाठक था वह उन कथावाचकों से उनका नंबर मांग लेता है और वह उनसे फोन नंबर ले लेता है और कहता है कि कभी हमारे यहाँ भागवत कथा करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको फोन कर देंगे और आप हमारे यहाँ भागवत कथा करने के लिए आ जाना। फिर ये भागवत कथा करवाने की बात आती है तो जो ये भागवत कथावाचक करने वाले हैं यह कहते हैं कि अगर आपको भागवत कथा करवानी है तो आप हमें पहले बता देना, अन्यथा हम बिजी रहते हैं, हम कब कहीं पर भागवत कथा करने के लिए चले जाते हैं, हम एक जगह पर नहीं रहते हैं। अगर आपको भी भागवत कथा करवानी है तो आप पहले इन नंबरों के ऊपर फोन कर बुकिंग करवा देना। और फिर यह सब बातचीतों का सिलसिला जारी ही था और फिर वह आगे चलकर भागवत कथा का वह तारीख तय कर देते हैं कि 21 जून से 27 जून 2025 को भागवत कथा का आयोजन होगा, उसमें आपको आना है। और यह सब तय हो चुका है और उसका समय निर्धारित पर आप वहां पर पहुंच जाना। लेकिन कुछ ऐसा पर वहां हो जाता है, जो कथावाचक थे उनकी बल्कि चोटी ही नहीं काटी गई थी वहां पर, बल्कि उनके जो सिर थे वह भी मुंडवा दिए गए थे। और यह सिर मुंडवाने और चोटी काटने का जो वीडियो था यह सोशल मीडिया के ऊपर इतना तेजी से वायरल होता है, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, और हर जगह इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह का भूचाल सा आ जाता है और इस पे एफआईआर दर्ज करी जाती है और कई की गिरफ्तारी भी की जाती है। और जहां देखो वहां सिर्फ यही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की और यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कथावाचक थे उनसे गलती क्या हुई थी जिसके कारण उनकी चोटी भी काटी गई और उनका सिर भी मुंडवाना पड़ा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा की। और इटावा जिले का ही एक थाना लगता है बैरिकपुर, और बैरिकपुर थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है दादरपुर। दरअसल यहाँ पर पप्पू महाराज के संपर्क में और वह पाठक बाबा से संपर्क साधते हैं और वह कहते हैं कि हम गांव में भागवत कथा करवाना चाहते हैं। और जो ये बाबा पाठक थे यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अलग अलग जगह पर कथावाचक को कथा करते हुए सुन चुके थे। उसे यह सुनकर अच्छा भी लगता था और वह कहते हैं कि यह बहुत अच्छे से बहुत सही से भागवत कथा सुनाते हैं। और फिर यहाँ से उनसे संपर्क साधा जाता है। और उनके जो मेन मुखिया थे वह मुकुटमणि शास्त्री, जो कि कानपुर के रहने वाले थे और इटावा के सिविल लाइसेंस जवाहरपुरा का एक जगह लगती है राजा का बाग, वह वहां पर रहता है। और यह उनसे फोन करते हैं और वह कहते हैं कि महाराज जी
भागवत कथा सुनानी है। अगर आप 21 से 27 जून तक फ्री हैं तो आप फ्री हैं तो हमारी बुकिंग कर लीजिए। हमारे दादरपुर गांव में आपको भागवत कथा सुनानी है, जो कि बैरकपुर थाने में लगता है और इटावा जिले का ही एक गांव है। और जैसे ही मुकुटमणि शास्त्री ने यह बात सुनी, उसने कहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ और आप सभी की सहायता होती है। और वह फिर अपने जो साथी होते हैं राम सिंह यादव, उनको तैयार करते हैं। और एक साथी और होता है जिसका नाम श्याम कठेरिया, जो ढोलक बजाते हैं। और यह तीनों लोग तैयार हो जाते हैं। और फिर यह लोग तैयार होते हैं। मुकुटमणि शास्त्री, सहायक उनका संत राम सिंह यादव, श्याम कोठेरी निर्धारित समय पर यह उस गांव में पहुंच जाते हैं। और फिर यह 21 जून को शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ों को सेटलमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पहले दिन था और यह कथा सुनाते हैं। उस कथा को सुनने के लिए गांव के लोग बड़े ही दिलचस्पी दिखाते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल यह जो गांव था यह दादुरपुर, इसमें 103 ब्राह्मणों का परिवार रहता है। और फिर कुछ लोगों के हाव भाव से उन्हें ऐसा लगा कि जो ये कथावाचक हैं यह ब्राह्मण नहीं हैं। और फिर यहाँ पर कानाफूसी शुरू हो जाती है और एक दूसरे की तरफ यह बातें पहुँच जाती हैं। फिर यह बात जो पप्पू महाराज था उनके पास पहुँच जाती है, क्योंकि यह जो वो कथावाचक थे उसने ही बुलाए थे। और पप्पू महाराज होता है जो पाठक बाबा से कहते हैं कि जो हमारे गांव में कथावाचक आए हैं वह वाकई में ब्राह्मण हैं या फिर और कोई हैं। और फिर इसी बीच में शाम के भोजन की तैयारी की जाती है और सभी लोग भोजन करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि कथावाचक से कि महाराज जी, आप एक बात बताइए कि आपकी जात क्या है। और यह वाली बात आती है तो जो ब्राह्मण हैं, सॉरी जो कथावाचक हैं, वह यह बात सुनकर घबरा जाते हैं। और यह बात बोले जाने के बाद भीड़ होती है पीछे। उस भीड़ में से आवाज आती है कि आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र से तो कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जात क्या है। और फिर इसी बीच में यहाँ पर बातचीत शुरू हो रही थी। एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। जो सहायक होते हैं वह कहता है कि मेरा पहचान पत्र तो छूट गया है। और बस इतनी अभी बातचीत करना शुरू ही हुआ था। जो बुजुर्ग हैं वह बातचीत करना शुरू ही कर रहे थे और बातचीतों का सिलसिला था वह शुरू हुआ था। कथावाचक से बातचीतों का जब सिलसिला शुरू हो रहा था तो इसी बीच जो युवाओं की टोली थी वह टोली हुड़दंग की तरह है वहां पर बाज पड़ी। और इस तरह युवाओं की टोली आती है और जो युवा मंडली है वह कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। और इसी बीच में जो मुख्य कथावाचक था और उसका सहायक था, इन्होंने सोचा कि अगर कुछ बुरा हो इससे पहले वह अपनी जात बता देते हैं कि हम यादव समाज से हैं और बिरादरी तालुका रखते हैं। और पहले तो ये कथावाचक कहते हैं कि पहले तो स्कूल चलता था और फिर ये स्कूल वगैरह बंद हो गई थी और फिर हमने ये जो कथावाचक सुनाने का काम था यह शुरू कर दिया था और हमने इसी से अपना भरण पोषण करना शुरू कर दिया। इससे जो पैसे मिलते उससे ही हमारा भरण पोषण होता है। और जो ढोलक यादव था वह श्याम कठेरिया था। और यह जो कानाफुनसी थी, अभी तो यह कानाफुनसी ही हो रही थी और अब यह चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी और बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यह लोग कहते थे कि पहले तो हम शिक्षक का काम करते थे और वह भी हमारा छूट गया। और फिर भीड़ में बातें शुरू हो रही थी। इसी बीच भीड़ में से 4 लड़के होते हैं वह निकल कर आते हैं, जिसमें एक लड़का होता है उसकी उम्र 21 साल होती है और उसका नाम आशीष होता है। एक उत्तम होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है और एक लड़का 24 साल का जिसका नाम प्रथम उर्फ मनु होता है और एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है और उसका नाम निक्की होता है। और फिर इन चारों लोगों ने, जैसे कि पूरे गांव की जिम्मेदारी इनके सिर पर है, पूरे गांव का ठेका इन चारों लड़कों ने ही ले रखा है। इनने जो ये कथावाचक थे इनके साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं ये।
और फिर जो इनके साथ मारपीट हो रही थी और जो इनके कुछ साथी थे वह इनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर देते हैं। और इसी बीच भीड़ से आवाज आती है कि जो इनकी पहचान है, इनकी चोटी है, उस चोटी को भी काटो। और फिर जो ये कथावाचक थे वह कुछ बोल नहीं पाते हैं, वह भीड़ बहुत ज्यादा होती है और वह बोल नहीं पाते हैं। जो चोटी थी वही उनकी शान थी और उसी से जो लोग थे वह धोखा खाते थे, कहते थे कि जो इनकी चोटी है इसी को काटो, इसी से लोग धोखा खाते हैं और वह लोग उसकी चोटी काट देते हैं। और एक कहावत है कि ना गांव के और ना राम के ना कोई पार और से बसा सका है। और इनकी चोटी ही नहीं बल्कि जो इनके सर था उस सर को भी मुंडवा दिया जाता है। और वह लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे थे और उनकी आंखों से लगातार पानी आंसू बह रहा था और कुछ लोग इनकी हंसी उड़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे जैसे कि कोई जश्न चल रहा है। और इसी बीच में कुछ जो समझदार लोग थे वह भी इनको समझाने की कोशिश की थी और यहाँ कुछ लोग तो आनंद ले रहे थे और कुछ लोगों इस बीच में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उदंडी बालक थे, युवा थे और लग रहा था कि वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इनकी जो चोटें कट रही थी उसकी वीडियो बन रही थी और जो उनका सिर मुंडवाया जा रहा था उसकी भी वीडियो बन रही थी। और बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है, जबकि जो महिला, बच्चे और युवाओं की चप्पलों का जो ढेर था उस पर उनका सर रखवाया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है। और बात अभी भी खत्म नहीं होती है। फिर जो इस गांव की जो यजमान महिला है उसके पैरों में इसका सर रखा जाता है और कहते हैं कि अब तुम इससे माफी मांगो। और फिर जो भीड़ थी उसमें पीछे से आवाज आती है और कहते हैं कि इसकी नाक है वो इस यजमान के पैरों में रगड़ो। और जो कथावाचक थे उनको तो अपनी जान बचानी थी, उसको कैसे जैसे तैसे कर इस भीड़ से निकलना था और वह इस महिला के जो यजमान थी इसके पैरों में नाक रगड़ने लग जाते हैं। और वह सोच रहे थे कि इन सब से कर हम मार पिटाई होने से बच जाएंगे, लेकिन उनकी इतनी किस्मत कहाँ थी कि वह मार पिटाई से बच जाए। फिर लोगों ने, किसी ने चप्पल, किसी ने हाथ, किसी ने गुस्सा, ऐसे कर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी बीच जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं और जो मुख्य लोग हैं वह बीच बचाव में पड़ते हैं। वह कहते हैं अगर इन्होंने अपनी जाति छुपाई है तो क्या तुम अब इनकी जान ही लोगे? अब इसको यहाँ से भेज देते हैं। अगर इन्होंने अब आपकी जाति छुपाई है तो हम इनको यहाँ से भेज देंगे, क्या तुम इन्हें मार डालोगे? और फिर जो कुछ उदंडी लोग हैं वह कहते हैं कि इनसे कुछ वसूली भी की जाए तो इनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और इनके हाथ में 4 अंगूठियां थी वह भी निकाल ली जाती हैं। इनमें से 3 अंगूठियां तो इनने वापस कर दी थी और 1 अंगूठी यह रख लेते हैं। और फिर साथ ही बताया जाता है कि जो गाड़ी इनको लेने के लिए आ रही थी इस गाड़ी को भी यह पंचर कर देते हैं और जो गाड़ी यह हॉर्न बजा रही थी इस गाड़ी का हॉर्न भी यह लोग तोड़ देते हैं। और फिर इन सब की वीडियो बन रही थी और यह वीडियो 22 जून और 23 जून को 2025 को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे तो वह इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो और चाहे कोई और अन्य प्लेटफॉर्म हो, वह जहां देखा जाए वहां यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और फिर समाजवादी पार्टी के जो व्यक्ति होते हैं अखिलेश यादव, यह भी इसकी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और फिर यह मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाता है। मामला जब फिर शासन तक पहुंचता है तो और फिर मीडिया भी सवाल उठाना शुरू कर देता है और मीडिया वालों का भी गांव में जमकट लग जाता है। और फिर एक एफआईआर दर्ज होती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मन्नू और निक्की और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है और इसमें जांच भी बैठाई जाती है। जांच में कहा जाता है कि आखिरकार कैसे लोग हैं। ये चारों लोग तो हंसी कर ही रहे थे, बल्कि जो और लोग थे वह हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे जैसे कि यहाँ कोई सर्कस चल रहा हो। और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो यह बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जाति क्यों छुपाई। और इसी बीच जो अलग अलग लोग थे वह अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और फिर इस मामले की जांच थी वह उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। और जो
एसीपी होते हैं, एसीपी के पास भी यह बात पहुंच जाती है। वह कहते हैं कि ये कितने गंदे कितने घिनौने लोग हैं और हम इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच करेंगे। जो भी दोषी होंगे ये उनको सजा मिलेगी। और फिर जो मीडिया वाले थे वह भी उस गांव में पहुंच जाते हैं और जो महिला थी उस महिला के पास पहुंच जाते हैं। फिर वह महिला सामने आती है और वह महिला कहती है कि जो ये कथावाचक थे यह अलग रूप से उसे टच कर रहे थे और यह अश्लील हरकत कर रहे थे। हमने उससे कोई जाति नहीं पूछी, कोई नाम नहीं पूछा, कोई पता नहीं पूछा और जो खाना खाने की बात थी उस समय वह गलत नज़र से देख रहे थे। गलत नज़र से देखना और टच करना यह सब हो रहा था। फिर हमने यह बात अपने पति से बताई। वह महिला कहती है और फिर मेरे पति को गुस्सा आया तो फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है। और इस महिला का बयान एक दिन नहीं आता और 2 दिन नहीं आता और जैसे ही उस गांव में जो मीडिया वाले पहुंचते हैं तो उस दिन इस महिला ने यह बात बताई। फिर यह केस है यह दूसरी तरफ मोड़ दे लेता है। और फिर जो एसएसपी हैं वह कहते हैं कि हमने तहरी से मिले थे और तहरियों की भी पूरी बात सुनी है और जो महिला बोली है उसकी भी हमने पूरी बात सुन ली है और हमने हर कोई है उसकी जो वो बातें सुन ली है और यहाँ पर हम पूरी शिद्दत के साथ इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो भी दोषी है उसको सजा जरूर दिलवाएंगे। और फिर मीडिया वाले उस गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव वालों से बात करते हैं तो गांव वाले कहते हैं अगर वह अपनी जाति शुरू से ही बता देते तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। जब उनसे शुरू से जाति पूछी गई तो उन्होंने ब्राह्मण बताई थी। अगर वह शुरू से ही यादव बता देते तो वह गांव वालों पर डिपेंड करता था कि वह उनसे कथावाचक करवाए कि नहीं करवाए। और जो यह अपनी जाति छुपाए थे इसी बीच जो लड़के थे उनको गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया तो उन लड़कों को इसी बीच यह कदम उठ गया और वाकई में है उन लोगों की जो चोटी कटवाई जाती है, उनका सिर मुंडवाया जाता है और जो उनकी नाक रगड़वाई जाती है, उनका भी जो गांव के लोग हैं वह भी इस बात का विरोध करते हैं। और अब यह बात बहुत दूर पहुंच चुकी थी और इस गांव की बदनामी भी बहुत हो चुकी थी और गांव की खूब ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। फिर आगे यह मामला कहां तक पहुंचेगा यह तो पुलिस प्रशासन या कोर्ट में जाकर ही पता चलेगा और जो आगे इस जांच में और दोषी पाएंगे तो उनको क्या सजा मिलेगी। और इनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह वाकई में बहुत बुरा हुआ था। अगर उन्हें ब्राह्मणों से कथावाचक करवानी थी और अगर वह यादव थे तो उन्हें सकुशल वहां से भेज देना चाहिए था। काश उनके साथ मारपीट ना हुई होती, काश उनका वीडियो न बनाया होता तो आज यह मामला चर्चा में नहीं आता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और जागरूक करना है और जाति के नाम पर कोई किसी से ऐसा बर्ताव ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।